नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। मणिपुर में एक फिल्म अभिनेत्री के साथ बदसलूकी के खिलाफ राज्य के कई संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। राजधानी इंफाल में जनजीवन ठप है, सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज नहीं हो पा रहा है। मणिपुर में जातीय संघर्ष, प्रदर्शन, हिंसा और बंद आम बात हो चली है। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट पर चर्चा के दौरान सांसदों ने मणिपुर के हालात पर गहरी चिंता प्रकट की और कई तरह के सुझाव भी दिए। संसद में ये माना गया कि मणिपुर में हालात बेहद पेचीदा हैं, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया गया कि इन पेचीदा हालातों से निपटने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सुशासन के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है। इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए आज मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। वेद महारवा साहब मणिपुर के पूर्व राज्यपाल हैं और इनके अलावा बीना लक्ष्मी नेपराम जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मणिपुर की सशक्त आवाज़ के तौर पर जानी जाती हैं। वेद महारवा साहब, आपसे अगर चर्चा की शुरुआत करें, एक बार फिर एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर मणिपुर में वही हालात नज़र आ रहे हैं। प्रदर्शन हो रहे हैं, बंद है, आम जनजीवन ठप है, रोज़मर्रा की बात हो गई है। इससे कुछ महीने पहले इकोनॉमिक ब्लॉकेड था। क्या कारण है? अप्रोच में कोई दिक्कत है? नए सिरे से सोचे जाने की ज़रूरत है? पूरे मणिपुर की जो समस्या है उसको नए सिरे से देखने की ज़रूरत है? देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं। पहला पहलू तो आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, ये समस्या इतनी गंभीर नहीं थी नॉर्थ ईस्ट में जितनी हमारे दिल्ली और आसपास के इलाकों में है, लेकिन फिर भी ये समस्या थोड़ी बहुत तो है ही है जी। दूसरी चीज़ है जो आपने कहा, दुशासन जी, सुशासन, गवर्नेंस, दुशासन ही कहते हैं ना। जी जी जी। तो ये दुशासन या कुशासन आप कह सकते हैं उसको, कुशासन आप कह सकते हैं, कुशासन, मिस गवर्नेंस कहूँगा जी। ये मिस गवर्नेंस जो केवल मणिपुर में नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही बड़ी बीमारी बन गई है, क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार से, वो जो तीसरा पहलू है इसका, वो है एथनिक डिवाइड। वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसके भी कई कारण हैं। तो मिस गवर्नेंस, जब आपका जो प्रशासनिक ढांचा है वो अगर एथनिक लाइंस पे बढ़ जाए तो फिर जनता का विश्वास उस प्रशासन में कम हो जाता है कि वहाँ की पुलिस भी जो है, वहाँ पे पुलिस में एथनिक हिसाब से वो बटे हुए हैं। वहाँ पे 3 मेन एथनिक ग्रुप्स हैं मणिपुर में, ये भी बड़ी समझने की ज़रूरत है। एक तो है माइतेस, जो वैली में रहते हैं और वो 2/3 उनकी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, लेकिन एरिया केवल 10% है वैली का। बाकी का 90% एरिया और 1/3 पॉपुलेशन जो हिल एरिया जिसको कहते हैं, वो डिवाइडेड है बिटवीन, मैं मोटे तौर पे कह रहा हूँ, नागाज में, और नागाज में कई ट्राइब्स हैं, तांगखोल वगैरह दूसरे, और कुकीज़ जो जिसको और भी उसके, वैसे 30 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स वहाँ पे हैं। तो जब इन एथनिक ग्रुप्स का विश्वास उठ जाता है प्रशासन से कि हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ की पुलिस या वहाँ का प्रशासन कुछ नहीं करेगा, तो वो अपनी आर्म्ड मिलिशिया बनाए हुए हैं। तो इस समय जो मेरी जानकारी है, मणिपुर में 30 से ऊपर इंसर्जेंट ग्रुप्स सक्रिय हैं और उनकी जो लड़ाई है, जो मेन, वो दिल्ली से नहीं है, वो अपनी सुरक्षा के लिए इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को बनाए हुए हैं। तो इस जो स्थिति बनती जा रही है और बिगड़ती जा रही है, उसमें प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो एक्सटॉर्शन करते हैं और एक्सटॉर्शन सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो एक्सटॉर्शन है। और जितना पैसा है वहाँ मणिपुर सरकार के लिए, वो आता है आपका दिल्ली से, क्योंकि वहाँ के रेवेन्यू बहुत ही कम है। और अवस्था ये है कि अगर जो उनका टोटल रेवेन्यू है वो तो उनकी सैलरी देने के लिए भी काफ़ी नहीं होता, और समस्या बार बार उधर आती है कि उनको अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। आप हैरान होंगे कि एज ए गवर्नर 2-2, 3-3 महीने मुझे तनख्वाह नहीं मिलती थी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अब क्या ये हालत है वहाँ पे, ये हालत यहाँ पे लोग नहीं जानते, और वहाँ पे डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि वो जितनी प्रोजेक्ट्स हैं उसका मेजॉरिटी पैसा वो
या ब्यूरोक्रेट्स के या जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जी बीना, अपनी तरह से वेद मारवा साहब ने इस समस्या को सामने रखा है, आप किस तरह से देखती हैं कि ये जाहिर है कि 30 एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके अपने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, और अगर प्रशासन भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी लाइन पे बटा हुआ है, वेद मारवा साहब कह रहे हैं, किस तरह से आप ये जो पूरी समस्या इतनी पेचीदा अगर हो गई है तो कहीं ना कहीं वो अप्रोच में कोई परेशानी रही है, नई अप्रोच की ज़रूरत है अगर मणिपुर में शांति लानी है, खुशहाली लानी है, डेवलपमेंट लाना है? बिल्कुल, वेद मारवा जी जो हमारे मणिपुर के गवर्नर रहे और हम लोग इज़्ज़त भी करते हैं, उन्होंने सही बोला है। जो स्थिति जो उन्होंने पेंट किया अभी वो गलत नहीं है, मगर हम मणिपुर में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, हम इस देश का भी सिटीजन्स हैं। फर्स्ट हम लोगों को सिटीजन्स की तरह से देखें तो सोल्यूशन कैन ऑल्सो बी फाउंड। अभी राइट नाउ वी हैव द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वी हैव 60 बटालियंस, आर्मी का बटालियंस है, उसमें कोई भी कोई किसी के ऊपर गोली चला सकता है, उसको मार सकता है, हमारा प्रशासन कुछ नहीं करते। सो राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन मणिपुर is a situation of, as you rightly pointed out, उसको misgovernance, कुशासन आपने खुद बोला है। Right now people want peace. I have been in touch, मैं खुद मणिपुरी सोसाइटी का ही एक, I mean I was born, I'm a Meitei myself, but we are trying to build bridges along all the 33 ethnic groups, not just living in Manipur alone, जैसे Mr. Ved Maharaj ji ने कहा, we have got 33 ethnic groups in Manipur alone. And across the entire Northeast, we have 272 ethnic groups. Now, these groups should not be seen as dissident forces. They should be seen as flowers in a bouquet, which can bring color to this country, which can bring joy to this country. तो कुल मिला के आप कह रहे हैं कि अप्रोच को बदलने की जरूरत है, कोशिशें हो रही हैं शांति लाने की, और वहाँ के जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो उनकी भी कोशिश है कि ब्रिजेस बनाए जाएं। वेद मारवा साहब, आपने कहा कि आपका जो एनालिसिस है बीना उससे सहमत हैं कि बहुत पेचीदा है, 30 एथनिक ग्रुप्स हैं, कोई बहुत अच्छा गवर्नेंस वहाँ पर नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बटा हुआ है एथनिक लाइंस पर, लेकिन उसके बावजूद अगर जो पार्लियामेंट में भी जब हम लोग डिबेट सुन रहे थे और पढ़ रहे थे, अभी राज्यसभा की वेबसाइट पर भी अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ सांसदों ने जैसे ये कहा कि अगर इम्फाल में अगर आप देखें जर्जर हालत में वहाँ की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ की सड़कें हैं, वहाँ की दूसरे जो सुविधाएं, जो ढांचागत सुविधाएं, आपने कहा कि इतना रेवेन्यू भी नहीं होता है कि तनख्वाहें नहीं मिलती, इतनी बुरी अगर हालत है, सेंटर से पैसा जाता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है, अगर तो कहीं ना कहीं इन पेचीदगियों के होते हुए भी सेंटर को भी एक नई अप्रोच अख्तियार करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये जो सलूशन है इसकी चाबी दिल्ली में है, क्योंकि अगर आप सारा फंड्स यहाँ से जा रहा है, सारे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहाँ से पोस्ट हो रहे हैं, तो फिर उसकी जिम्मेवारी भी दिल्ली को ही लेनी होगी। देखिए, आपने मणिपुर की अवस्था की बात की, मैंने भी कहा कि अवस्था ख़राब है, और बीना जी ने भी कहा कि इस अवस्था और बिगड़ती जा रही है, लेकिन अवस्था ये हर समय ऐसी नहीं थी। देखिए, बहुत साल पहले जिस वक्त मिज़ोरम में इंसर्जेंसी थी तो मैं वहाँ पे पोस्टेड था, तो मैं इम्फाल में मणिपुर में आता था रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि एक छोटा सा स्वर्ग था। ये आपकी मणिपुर वैली इतनी खूबसूरत और इसकी क्लाइमेट इतनी अच्छी है कि मैं वहाँ से भागकर मिज़ोरम से यहाँ एक हफ्ता 10 दिन गुजारे और वहाँ से आप रिचार्ज होके वापस गए, क्योंकि वहाँ पे इंसर्जेंसी थी काफ़ी ज़ोर शोर से। जी, तो ये सारी चीज़ें जो दिन ब दिन ख़राब हुई हैं, इसलिए नहीं कि वहाँ पे एथनिक ग्रुप ज़्यादा हैं, वो इसलिए ही कि इसकी जो जिस प्रकार से वहाँ पे पॉलिटिक्स डेवलप हुआ है और जिस प्रकार से सेंटर ने इस स्टेट को डील किया है, एक पार्टी की बात नहीं है, क्योंकि कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गईं, और मणिपुर में भी सब पार्टियों की सरकारें आई, सरकार गई, जो पब्लिक की सर्विस या पब्लिक के लिए उनको ज़्यादा रुचि नहीं है। जी, हर एक, दिल्ली से तो मणिपुर बहुत दूर लगता है, और ये हेलीकॉप्टर विजिट जो होती हैं, और माफ़ कीजिएगा हमारे मीडिया मैन भी वहाँ जाते हैं, 2 दिन के लिए जाते हैं और बस वो मणिपुर पे एक्सपर्ट बन जाते हैं। देखिए, मैंने बहुत साल मणिपुर पे गुजारे, मैं अभी भी समझता हूँ कि मुझे सारी कम्प्लेक्सिटी का ज्ञान नहीं है, और मैं वीना जी से और ऐसे दूसरे
व्यक्तियों से अभी भी मैं सीखता हूँ कि क्या कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही। लेकिन हमारे जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हमारे बड़े, वो जाते हैं सवेरे जाते हैं, आफ्टरनून में वहाँ हेलीकॉप्टर बैठ के निकल जाते हैं और कहते हैं कि हमने मणिपुर का दौरा कर लिया। तो वहाँ के हालात समझ लिए। हालात कहाँ समझेंगे? जी बीना जी, जो पॉलिटिकल सिस्टम की जो बात की वेद मारवाजी ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पर डेवलप हुआ वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार, क्योंकि मणिपुर में हालात वैसे नहीं थे। तो अभी रिसेंटली जब ये हालात वहाँ पर पैदा हुए तो सेंट्रल होम मिनिस्टर ने बात की वहाँ के चीफ मिनिस्टर से और उनको कहा कि डेप्टी चीफ मिनिस्टर को आप समझाइए कि वो ठीक तरह से काम करें। तो वो कितना जिम्मेदार है जिस तरह का सिस्टम वहाँ डेवलप हुआ है? जो कॉन्फ्लिक्ट है मणिपुर में, जो समस्या है, लेट मी कॉल इट, जो टर्मोइल है जो मणिपुर में, इट स्टार्टेड वे बैक जब मणिपुर ज्वाइन किया यूनियन ऑफ इंडिया 1949 15 अक्टूबर से। उस समय हमारा काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव्स बर्मा गए, स्टार्टेड द इंसर्जेंसी मूवमेंट एट दैट टाइम। बट इट वाज द मूवमेंट इन मणिपुर वायलेंट नहीं थे। 40s, 50s, 60s, 70s का बिगिनिंग तक वो वायलेंस नहीं थे इतना ज़्यादा जो हम लिख रहे। जैसे मिस्टर वेदमारव जी ने बताया था, द फिनोमेना जहाँ पे वायलेंस, हिंसा, 1980s Armed Forces Special Parade came. Then around the late 70s, around 70s, People's Liberation Army came. United National Liberation Front पहले एक non-violent body थे. Late 1990s में they started getting violent. So in that way, a lot of our and then started with the Naga groups also there. Then I saw जैसे मणिपुर में एक फिनोमिना है वॉर, यूथ के अंदर एक यूथ का जो फिनोमिना है, पैदाइश किया लेट 1990s अर्ली 2000 में। नाउ इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड। वी थॉट आवर पॉलिटिकल पार्टीज कुड चेंज इट। जो पॉलिटिकल पार्टीज हम माँ बाप मानते हैं हमारे सिटीजन्स का, उन लोगों ने नहीं बदला है। इनफैक्ट political conviction, उस तरह का कमिटमेंट नहीं दिखाया। Not only that, in fact, political groups started setting up their own armed groups to fight elections. उसी से then we have got all weapons coming in from 13 countries. मेरा खुद research बताया weapons from 13 countries have flooded Manipur alone. So बहुत सारे ethnic groups, ऊपर से then you started getting politicians arming people itself for their own vote banks. That is why the situation Manipur का हालात इसी तरह बिगड़ा हुआ है. But we will not let that happen anymore. Because जैसे हमारा जो future है उनका उसको खेल नहीं सकते वो लोग। हम लोग खिलौना नहीं है, लोगों का जिंदगी खिलौना नहीं है। इसीलिए हमने मणिपुर वुमेन गन सर्वाइवर्स नेटवर्क शुरू किया मणिपुर में, बिकॉज एवरी ईयर 3 to 4 मणिपुरीज उसको मारा जाता है इंसर्जेंसी में, काउंटर इंसर्जेंसी एंड मेनी अनआइडेंटिफाइड किलिंग्स आल्सो। जी, ये मुद्दा बिल्कुल संसद में भी जब इस पर चर्चा हुई थी तो ये उठा था। इस पर और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मणिपुर में जो जातीय संघर्ष है और सुशासन यानी कि गवर्नेंस का जो सवाल है, उसकी जो चुनौतियां हैं वो क्या हैं और क्या है रास्ता इस समस्या से निपटने का। वेद मारवाजी, आपने कहा कि अंततः इस पूरे मामले की चाबी दिल्ली के पास है। एक बड़ी पुरानी मांग है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की। कितना बड़ा मुद्दा है और क्यों झिझक है दिल्ली की इस कानून को हटाने में? देखिए, ये इस वक्त एक सेंटिमेंटल डिमांड बन गई है, क्योंकि जब तक वहाँ के पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी तो आर्मी की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन वहाँ, जैसे मैंने आपको बताया पहले, कि वहाँ प्रशासनिक ढांचा और पुलिस एथनिक लाइंस पे डिवाइडेड है, तो उससे जो एथनिक ग्रुप्स हैं दूसरे, उनको सुरक्षा का देना उनको विश्वास नहीं है। तो उसके लिए आर्मी इस वक्त वहाँ पुलिस की ड्यूटी कर रही है। तो अगर आर्मी से आप पुलिस की ड्यूटी करवाएंगे तो फिर ये सारा स्पेशल आर्म फोर्सेस एक्ट वगैरह की समस्या आती है। इसका समाधान तो यही है कि आप इस पुलिस को अपनी को ठीक करें, पुलिस की लीडरशिप को ऑल रैंक्स पे
ताकि वो अपना काम प्रोफेशनल तरीके से एथनिक लॉयल्टी से उभर करके जो लॉ का जो कानून है उसको इन्फोर्स करें। लेकिन एक और मैं चीज़ ज़रूर इस पर यहाँ पे कहूँगा कि देखिए यहाँ पे जनरली समझते हैं कि मणिपुर दूसरे नॉर्थ ईस्ट इलाकों जैसा है। मणिपुर एक बहुत पुरानी स्टेट है और वहाँ पे जो संविधान बना था यहाँ से भी पहले का, दिल्ली के संविधान से भी पहले है और वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है, लोग वहाँ पे बड़े डेवलप्ड हैं और वहाँ यूथ के लिए इस वक्त कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, केवल सरकारी नौकरी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इससे वो सारी समस्याएं आप बढ़ रही हैं। देखिए नेचर ने मणिपुर को सब कुछ दिया है, लेकिन अवस्था ये है कि वहाँ इतना पानी है, वहाँ रिवर्स भी हैं, इतनी बारिश भी होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पानी का अभाव है, पानी पीने का अभाव है। हम राजभवन में मेरे लिए वो टैंकर से पानी लेके आते थे। बिजली की ये हालत है कि वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ हम वो उससे जनरेटर से बिजली राजभवन में होती थी। तो इससे लोगों में बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। इस बीच में भारत भूषण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारत भूषण जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि मणिपुर में जो हालात हैं, क्या नई अप्रोच की ज़रूरत है उन हालात से निपटने के लिए? वेद मारवा जी कह रहे थे कि वहाँ जो प्रशासन है वो भी एथनिक लाइन्स पे बटा हुआ है, चाहे आप पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, और अंततः उनका ये मानना है कि फंड्स दिल्ली से जाते हैं और अंततः चाबी दिल्ली के पास ही है उस समस्या से अगर आपको निपटना। एक तो इस बात से आप कितना सहमत हैं कि चाबी दिल्ली के पास है, और दूसरा कितनी बड़ी चुनौती है जो वहाँ पर एथनिक लाइन्स पर अगर बटा हुआ और जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ है उसको अगर करेक्ट करने की बात हो? नहीं, ये बहुत कुछ जो कुछ हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है ताकि नई शुरुआत ना हो सके। उसमें एक पॉलिटिकल एंगल ये है कि अगले 1-2 महीने में NSCN-IM के साथ जो नागा इंसर्जेंट ग्रुप है उसके साथ एक समझौता सामने आने वाला है। जब ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि वो सोसाइटी एथनिक लाइंस पे डिवाइडेड है, तो जो वैली के लोग हैं, इशू होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मोमोको के साथ हुआ वो नहीं हुआ, कुछ तो हुआ ही है, लेकिन उस इशू को इतना तूल देना और उसमें खुद उनके जो होम मिनिस्टर हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं गायखांगम साहब, उनके लिए तो सुशील कुमार शिंदे को बोलना पड़ा इबोवी सिंह से कि अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को संभालिए, ये लोगों में कंफ्यूजन फैला रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया साहब इसको अरेस्ट करो, लिविंगस्टन को करना चाहिए, लिविंगस्टन को अरेस्ट, पर ये कहना कि यहाँ पे पीस कैंप होने ही नहीं चाहिए, हम तो रिकग्नाइज नहीं करते, इनको हटाइए। तो ये जो इस बात को जो बहुत ज़्यादा तूल दिया जा रहा है, ये इसलिए भी दिया जा रहा है कि इसमें एक जो शांति प्रक्रिया चल रही है और जो हालात को बदलने की कोशिश की जा रही है उसको रोका जाए। तो बीना, आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि आप भी ये मानते हैं कि वहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरह का डेवलप हुआ और जो सेंटर से पैसा जाता है, और जिस आपने खुद कहा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने हथियारबंद दस्ते तैयार कर लिए हैं चुनाव जीतने के लिए, वो व्यवस्था बनी रहे और वो शांति और जिन ब्रिजेस की आप बात कर रही थी वो तैयार ना हो, इसीलिए कई बार बहुत ज़्यादा तूल दिया जाता है किसी छोटे से मामले को। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक वेद मारवा जी सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला है कि यूथ राइट नाउ, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ 5 लाख से लास्ट 10 साल में 7 लाख में इंक्रीज हो गया। एंड दैट्स अ रियल पावर किक फॉर कॉन्फ्लिक्ट राइट नाउ। इफ यू लुक एट एवरी फैमिली इन मणिपुर, आस्क how many of them are employed first. So there are 2 levels of work that needs to be done in Manipur. Right now, what happened to Momoko, the Manipuri actress, should be condemned as a violence against women. औरत के ऊपर हिंसा जहाँ पे दिल्ली में भी हो रहा है, and it should be treated like that and resolved. It should not be seen as a Meitei versus Naga conflict. We are against this criminalization of what is happening in the case with Momoko. And we will do all we can as civil society, work with the government, work with common people, work across ethnic lines. 2 things. In Manipur, we need that youth should be given proper employment. Number 2, that the ethnic reconciliation should be there internally, that what we call the ethnic divide, pura pehle jaise Ved Marani ji ne bola tha, this was not there before. In fact, in Manipur, we have a culture when a Meitei girl is married, she is given a cloth called Lairum, which is a Naga cloth. When the Manipuri king is coronated, it's done under a small thing which is built by Nagas. So we had long
ethnic relations. Rishang Kishang Rishang Naga is a Naga. He was the chief minister 3 times of Manipur. जी भारत जी माफ़ कीजिएगा बीना जी, भारत जी जो बात हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अगर सेंटर की तरफ से ये कोशिश हो रही है, जैसे एक पुरानी डिमांड है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहाँ से हटाया जाए। पार्लियामेंट में विंटर सेशन में अभी जब ख़त्म हुआ उसमें डिबेट हुई रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर, तो उसमें कई सांसदों ने ये कहा कि वहाँ पर इम्फाल की हालत बहुत जर्जर है, वहाँ सड़कों की हालत ख़राब है। वेद मारवा साहब कह रहे थे, बीना जी अभी कह रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट की हालत बहुत ख़राब है यूथ के सामने। वैसे में जो अशांति फैलाने वाले तत्व हैं उनके लिए आसान होता है नौजवानों को अपने साथ जोड़ना। तो जो सेंटर की कोशिशें हैं और ख़ास तौर पर जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की जो बात है उसको हटाने में दिल्ली को इतनी झिझक क्यों आपको? नहीं, हटाना चाहिए क्योंकि वो एक पर लेकिन उसके लिए कुछ और कानून भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को आप आर्मी डिप्लॉय ना कर पाएँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि करीब 20 या 21 इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वैली में ही, नागाज को छोड़ 30 से ऊपर है, 30 से ऊपर है। और लोगों का कहना यह है कि कोई भी सरकारी ठेका होता है उसकी फाइल क्लियर होने के लिए पहले इंसर्जेंट्स के पास जाती है, वो क्लियर करेंगे, वो अपना कट लेंगे, तब कुछ होगा। तो मैं कहता हूं कि मैंने देखा है कि बड़ी मैती सोसाइटी बड़ी जीवंत सोसाइटी है, बहुत लाइवली है, इनको प्रोटेस्ट करना भी आता है, पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स देने भी आते हैं। लेकिन मैंने आज तक एक प्रोटेस्ट इसके खिलाफ नहीं देखा कि ये इंसर्जेंट्स के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो। आर्मी के खिलाफ होना चाहिए अगर आर्मी गलत काम कर रही है, लेकिन इंसर्जेंसी के खिलाफ वहां पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता? ये क्यों नहीं होता कि ये कौन है 21 ग्रुप जो हर एक ठेके पे अपना कट लेते हैं? ये क्यों नहीं होता है? जी इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। मुझे आप समझ देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मणिपुर में जातीय संघर्ष और सुशासन की चुनौतियों को लेकर। भारत भूषण जी, आप ही से फिर इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। अभी संसद में एक अमेंडमेंट बिल पास हुआ जिसमें अलग IPS IAS काडर त्रिपुरा और मणिपुर के लिए बनाया गया है। इसकी ज़रूरत पिछले 8-10 साल से बताई जा रही थी, लेकिन ये एक कदम है। और एक और पिछले दिनों इस तरह की चर्चा हो रही थी जिसका जिक्र आपने भी किया कि केंद्र और नागा समूह के बीच एक समझौता होने की उम्मीद है। तो लेकिन जो हालात ज़मीन पे आप देखते हैं, आपने खुद ही कहा कि होम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर से बात करनी पड़ी, कन्फ्यूजन है वहाँ, जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो गया है। कितनी उम्मीद है आपको कि कदम आगे बढ़ेंगे इस तरह के उपायों से? देखिए, IPS IAS काडर बनाना तो एक बात है, उसमें कितने लोग जाने को तैयार होते हैं डिस्टर्ब इलाके में, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि चीफ मिनिस्टर इबोबी सिंह जो हैं बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस मामले को अभी दबने देंगे, न ही उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस मामले को दबने देंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर नागा हैं, लेकिन NSCN के बिल्कुल विपरीत सोचते हैं, विरोधी हैं। बल्कि सुशील कुमार शिंदे ने ये भी कहा इबोबी सिंह जी से कि आपके होम मिनिस्टर ने ऑल नाइट कर्फ्यू क्यों लगा दिया पूरे मणिपुर में, क्या आवश्यकता थी इसकी? लोग रात को तो वैसी सड़कों में वहाँ बाहर नहीं आते हैं। तो ये पूरी कोशिश है, जो सरकार अभी वहाँ पे है इबोबी सिंह के नेतृत्व में, उसकी पूरी कोशिश ये है कि इस मामले को बहुत बड़ा बना दिया जाए ताकि फिर से ये मैती वर्सेस नागाज हो जाए और जो भी सेटलमेंट सरकार नागाज के साथ करना चाहती है वो ना हो। जी, तो मुझे ये पहली बार इबोबी सिंह नहीं कर रहे हैं। जो पिछली बार भी जब नागा ब्लॉकेड हुआ था, आप गृह मंत्रालय से पता कर लीजिए, गृह मंत्रालय ने उनसे कहा कि आप क्यों पेट्रोल और डीजल की राशनिंग कर रहे हैं? जी, हमने 200 टैंकर खड़े किए हुए रास्ते में, हम पहुंचा देते हैं, आप ये मत करिए। तो उन्हें कहा गया राजनीतिक सूत्रों के द्वारा कि इलेक्शन अगला वाला जीतना है कि नहीं जीतना है। जी, तो बेसिकली वो स्टेटस को जो एक बन गया है वहां पर सिस्टम, उसको बनाए, इस डिवीजन से उन्हें फायदा होता है। और ये कह के भी फायदा होता है कि ऋषांक किशिंग तो थे नागा ना, जी जी, बने कि नहीं बने, तो एक नागा बन जाए चीफ मिनिस्टर, तो उससे जो है एथनिक डिवाइड खत्म नहीं होता है। एथनिक डिवाइड की यही हालत है जो पहले उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश में थी। कोई डॉक्टर नागा इलाके में जाके सरकारी नौकरी करने को तैयार नहीं है, पहला काम ये करता है वहां से ट्रांसफर वैली में करा लेता है। स्कूल टीचर
वहां से अपना ट्रांसफर नीचे करा लेता है, यानी वो पोस्ट ही वहां पे नहीं रहती। बीना, आपके पास आना चाहेंगे। जो भारत कह रहे हैं कि एक कोशिश हो रही है केंद्र की तरफ से, ये बात सही है कि चुनौतियां हैं और जो स्टेट में जो लोग पावर में वो नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि उनको इसका लाभ मिलता है, उस डिवाइड का लाभ मिलता है। लेकिन अगर आम लोगों की बात करें मणिपुर के, अगर ये इस तरह का समझौता होता है, आप किस तरह उसका स्वागत होगा, उसके समर्थन में होंगे लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात कहना चाहते हैं कि both Ibobi Singh, our present Chief Minister, and the Deputy Home Minister are controlled from the center. There are Congress people. वो 10 साल से हम मणिपुर को रूल करते रहे. And knowing them, they cannot do anything without the blessings of the center. So I do not think that it is just their game plan. There is a larger game plan in play, which we have to be clear to understand. But for us, we work on humanitarian issues. For us, जो खेल हमारे ज़िंदगी, आम लोगों की ज़िंदगी में खेल रहा है, जैसे पेट्रोल का प्राइस जब ब्लॉकेट में हो गया है 200 रुपये पर लीटर, कुकिंग गैस का 2500 रुपये, टमाटर का प्राइस 80 रुपये पर किलो, ये जो अन्याय जो है हम उस पर हटाना चाहते हैं। सो राइट नाउ हमारा जो अपील है कि एथनिक रिकन्सिलिएशन है, नागास, तांखुल्स, मैतेईस, कुकीज, वी हैव लिव्ड, हम शांति से हजारों साल से रह रहे हैं। कार्यक्रम का समय बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत संक्षेप में भारत जी के केंद्र के नजरिए से अगर देखें, कितना डिटर्मिनेशन आपको नजर आता है कि इस समस्या को अंततः निपटना है और कदम आगे बढ़ाने हैं? देखिए, वो इंटरमीडिएट सोल्यूशन चाहते हैं, वो चाहते हैं सीज फायर चलती रहे, वायलेंस ना हो, लेकिन इससे सोल्यूशन नहीं आएगा। सोल्यूशन तब आएगा जब इबोबी सिंह सामने भी वही बात करेंगे और पीठ पीछे भी वही बात करेंगे, जब मैतेई सामने भी वही बात करेंगे और पीछे भी वही बात करेंगे, जब नागा सामने भी रिकन्सिलिएशन की बात करेंगे और पीछे भी वही बात करेंगे। जब तक एथनिक रिकन्सिलिएशन नहीं होगा, ये डर बैठा रहेगा मैतीस के बीच में कि देखिए 80% हमारी पॉपुलेशन है, 20% लैंड हम ऑक्यूपाई करते हैं, नागास 20% है और वो 80% करते हैं, तो हमारी स्टेट अगर टूट गई तो क्या होगा? तो बिना स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज किए हुए अगर कोई सोल्यूशन है तो उस पर सबको एग्री करना चाहिए, तब एथनिक रिकन्सिलिएशन। पारदर्शिता की बेहद जरूरत है। पारदर्शिता की जरूरत केवल केंद्र की पारदर्शिता नहीं, राज्य के स्तर पर हर एक एक्टर की जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करना पड़ेगा। भारत भूषण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीना लक्ष्मी नेपराम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर हमारे मेहमानों का ये मानना है कि अगर मणिपुर की समस्या का समाधान निकालना है तो उसके लिए पारदर्शिता, राजनीतिक इच्छा शक्ति और पूरे आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। वहाँ जो एक राजनीतिक व्यवस्था खड़ी हुई है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ईमानदारी से इस समस्या से निपटने के लिए सामने आए, तभी मणिपुर के आम लोगों के लिए शांति और विकास की स्थापना हो सकती है। देश देशांतर में आज इतना ही। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।